बहन जी, ये हमारी लाडली गरिमा। बेटी चाय टेबल पर रख दो। आओ हमारे साथ बैठो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहीं गई थी क्या बेटी? जी वो गरिमा एक होटल में काम करती है, वहीं गई थी। जैसे ही पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो मैंने तुरंत बुलवा लिया। अब काम अपनी जगह है पर शादी भी तो जरूरी है ना। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये मेरा बेटा चेतन ये भी कह रहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। मैंने भी कह दिया कि काम वाम तो होता रहेगा, अभी मेरे साथ चल। वैसे गरिमा, तुम क्या काम करती हो होटल में? जी शेफ हूँ। क्या बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें तो घर में ही होटल जैसा खाने को मिलेगा। सही कहा ना? बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और फिर तो बेटा कितने पैसे दे देते हैं होटल वाले? जी सब मिलाकर करीब 15,000 मिल जाते हैं। ओह, मतलब ज्यादा बड़ा होटल नहीं होगा, तभी तो इतने कम पैसे देते हैं। मेरा चेतन तो फैक्ट्री में मैनेजर है, पूरे 40,000 कमाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चेतन बेटा, तुम्हें अगर गरिमा से कुछ बात करनी हो तो कर लो। मैं जरा सुमित्रा जी के साथ घर देख कर आती हूँ, है ना बहन जी? हाँ हाँ, आइए हम चलते हैं। लता का इशारा पाकर सुमित्रा उसके साथ चली गई। अब कमरे में सिर्फ गरिमा और चेतन ही थे। तभी चेतन ने गला साफ करते हुए कहा, तुम कुछ पूछना चाहती हो? अब बस एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो ना। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद भी कुछ न कुछ अपना काम करूँ। हाँ हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे कुछ काम करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और घर के खर्च में भी कुछ हेल्प होगी। सही तो है? जी थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बहुत सी चीजें हैं, पर अब शादी के बाद ही पूछूंगा। चेतन की बात सुनकर गरिमा शर्मा गई। फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और फिर गरिमा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, बताओ क्या खिलाओगी हमें? माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज मैं राजमा चावल बनाऊं सबके लिए। राजमा चावल? हाँ, एक बार मेरे हाथ के राजमा चावल खाकर देखिए माँ जी, मैं बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो बना लो फिर। गरिमा की बात सुनकर उसकी सास लता बुरा सा मुंह बनाकर रसोई से बाहर निकल आई। उसे ऐसे देखकर चेतन ने पूछा, क्या हुआ माँ आपको? अरे होना क्या है, मुझे लगा था कि घर में शेफ बहू आई है तो पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाएगी, पर वो तो राजमा चावल बना रही है। तो ठीक है ना माँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं राजमा चावल। अरे वाह, तू तो अभी से बन गया जोरू का गुलाम। चल हट यहाँ से। लता ने गरिमा का गुस्सा चेतन पर ही उतार दिया। बेचारा चेतन बिना बात की डांट खाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद गरिमा ने सबके लिए राजमा चावल परोसे। भाई वाह, मजा आ गया। क्या बात है माँ, कितने बढ़िया बने हैं ना राजमा चावल। हाँ हाँ, इतने भी खास नहीं है। ऐसे राजमा चावल तो मैं रोज बनाती हूँ, तुम्हें कुछ और अच्छा बनाना चाहिए था गरिमा। गरिमा समझ गई थी कि उसकी सास उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना वो सोच रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और लता हर रोज किसी न किसी बात पर गरिमा को सुना ही देती। गरिमा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन, माँ जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कहीं किसी होटल में नौकरी करने की बजाय मैं कुछ अपना ही काम शुरू करूँ तो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा है कि मैं राजमा चावल का स्टॉल लगाऊंगी बस स्टैंड के पास। बढ़िया सोचा है। क्या गोबर सोचा है? एक मैनेजर की बीवी जिसकी पगार 40,000 रुपए है, उसकी बीवी राजमा चावल का ठेला लगाएगी? पर माँ जी, वो बेचारी सही तो कह रही है माँ, ये कोई गलत काम थोड़ी है। अरे 2 पैसे वो भी कमा लेगी तो हर महीने आपको भी तो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाकर देगी ना। हाँ मतलब वो तो सही है। पैसों और गिफ्ट की बात सुनकर लता का मन बदल गया। ये देखकर गरिमा और चेतन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अगले ही दिन गरिमा ने बस स्टैंड के पास राजमा चावल का ठेला लगा लिया। चेतन उसे खुश देखकर बहुत खुश था। फिर गरिमा ने लता को भी हर महीने कुछ पैसे देने शुरू किए तो वो भी खुश रहने लगी। और फिर एक दिन, बहुत गर्मी लग रही है माँ, नारियल पानी पियोगी? हाँ पी लूंगी, पर नारियल पानी मिलेगा कहाँ? अरे माँ, हमारे घर के सामने वो सड़क पार करके एक आदमी आजकल नारियल पानी बेचने लगा है। अच्छा, कब से? पता नहीं, यही कोई 1 महीने से। चलो ये तो अच्छी बात है, जा सबके लिए ले आ। अच्छा मैं चलती हूँ माँ जी, मेरा स्टॉल खोलने का टाइम हो गया है। स्टॉल बोलने से भी रहेगा वो ठेला ही। लता ने चुटकी लेते हुए कहा तो गरिमा और चेतन हंस दिए।
ऐसे कई महीने बीत गए। फिर एक दिन उसके ठेले पर 2 आदमी आए। जरा 2 प्लेट राजमा चावल लगा दे, और सुन साथ में सलाद जरूर देना। जी भैया जी, गरिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि वो दोनों शक्ल से ही छूटे हुए बदमाश लग रहे थे, इसलिए गरिमा घबराई हुई थी। फिर उन दोनों के राजमा चावल खाने के बाद, छोकरी, बढ़िया बना था राजमा चावल। उस्ताद, आपको अगर इतना ही अच्छा लगा तो इसको साथ ले चले, रोज बना देगी आपके लिए ऐसे स्पेशल राजमा चावल। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चिंता मत कर, इसकी मजाक की आदत है। तू काम कर अपना, और सुन, ये ले पैसे। रंगा ने गरिमा को पैसे दिए और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। इसी तरह रंगा और बिल्ला रोज गरिमा के ठेले पर आते और राजमा चावल खाते। फिर एक दिन राजमा चावल खाते हुए, उस्ताद, बॉस कब आएंगे? क्यों रे, तू क्या करेगा जानकर? बहुत नाम सुना है उनका, एक बार उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है। जल्दी मिलेगा तू उनसे, वो इंडिया आ चुके हैं। रंगा और बिल्ला ने पैसे दिए और वहाँ से चले गए। फिर उसी रात, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ठेले पर लेने गया था तो देखा कि ठेला तो बंद है और तुम थी नहीं। कितनी बार कहा एक फोन खरीद लो। अरे वो मनोहर मामा के यहाँ चली गई थी, वो लेने आए थे मुझे। उनकी बेटी गुड़िया की शादी है ना, तो थोड़ी खरीदारी वगैरह करनी थी। देखो ना, मैं वहाँ से माँ जी के लिए कंगन लेकर आई हूँ। यूं तो लता भरी बैठी थी, पर कंगन देखकर उसका मूड एकदम बदल गया और फिर, वाह, ये तो बड़े प्यारे हैं, पर बहू घर टाइम से आ जाया करो। लता के बदले सुर देखकर चेतन और गरिमा मुस्कुराने लगे। फिर अगले दिन, उस्ताद, बताओ ना, बॉस आ गए क्या? अरे तू क्या पुलिस वाला है क्या? इतनी क्या जल्दी है तुझे उनसे मिलने की? वो किधर मिलेंगे ये अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन शाम तक पता चल जाएगा। ए छोकरी, क्या देख रही है तू? सलाद लेकर आ जल्दी। जी जी। राजमा चावल खाकर रंगा और बिल्ला वहाँ से चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वो एक सुनसान जंगल में पहुंचे, जहाँ उनका खूंखार बॉस आने वाला था। जैसे ही उनकी बॉस की गाड़ी वहाँ पहुंची, तभी एक पेड़ के पीछे से गरिमा उनके सामने आई। उसके हाथ में पिस्टल थी। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। छोकरी तू यहाँ? छोकरी नहीं, इंस्पेक्टर गरिमा फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। हाथ ऊपर करो तुम सब। उन सब ने रंगा, बिल्ला और उसके बॉस को पकड़ लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू गरिमा, तुमने कितने पेशेंस के साथ काम किया। जो काम अच्छे अच्छे ऑफिसर नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। थैंक यू सर। अब क्या सोचा है? अपने ससुराल वालों को बताओगी? वैसे सुना है तुम्हारी सास तुम पर बहुत रौब झाड़ती है, चाहो तो उसे भी एक दिन पिस्टल दिखाई दो। नहीं सर, मेरा अंडर कवर ही रहना ठीक है। गरिमा मैडम, आपके हस्बैंड आपकी सास के साथ ऑटो में बैठकर निकल रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे मैनेज करती रही तुम अपने घर वालों को। अब तुम तो यहाँ हो, कैसे पहुंचोगी अपने ठेले तक इतनी जल्दी? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, अब क्या करूं? रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मनोहर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हेलो प्रकाश, एक काम करो, जल्दी से ढेर सारे राजमा चावल खरीद कर गरिमा के ठेले पर जाओ और उसके बर्तनों में भर दो। हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। मनोहर और गरिमा झट से गाड़ी में बैठे और थोड़ी ही देर में वो गरिमा के ठेले पर पहुंच गए। गरिमा ने देखा कि उसकी टीम के लोगों ने उसके खाली बर्तनों में राजमा चावल भर दिए थे। उसने फुर्ती से 1 प्लेट राजमा चावल निकालकर मनोहर को दिया। तभी वहाँ लता और चेतन आ गए। अरे वाह, आज तो माँ जी भी आई है। देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए नया पर्स लिया है। अरे वाह, कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा। माँ जी, इनसे तो मिलो, मेरे मनोहर मामा। अच्छा, नमस्ते भाई साहब। अरे आपकी गरिमा बहुत ही होनहार है। सही कहा आपने, मैं तो सालों से बात जानता हूँ। माधोपुर गांव में बूढ़ी रत्ना अपने मिट्टी के बने घर में अपने बेटे हरीश, बहू हेमलता और पोती निशा के साथ रहती थी। हरीश गांव में रहकर ही छोटी मोटी मजदूरी करके दिन के 250 रुपए कमा पाता था, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस सब से उसका गुजारा कर पाना मुश्किल था। एक रोज, माँ, मैं काम करने मुंबई शहर जा रहा हूँ। अब इस गांव में ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। आपको पता है, मेरा दोस्त सुरेश मुंबई के एक कारखाने में काम करके रोज के 800 रुपए कमाता है। मुंबई शहर तो बहुत बड़ा है बेटा, तू इतने बड़े शहर में जाकर रहेगा कहाँ? उसकी चिंता तुम मत करो माँ। सुरेश ने कहा है कि मैं उसके पास आकर रह लूं। शहर जाऊंगा तो अच्छे पैसे कमा पाऊंगा, जिससे हम सबकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। नहीं बाबा,
आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए, आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। बिटिया, हालात ही ऐसे हैं कि मुझे जाना ही होगा। जीवन भर हम ऐसे गुजारा नहीं कर पाएंगे, और फिर तेरे भविष्य के बारे में भी तो सोचना है, नहीं तो हमें जीवन भर ऐसे ही गरीबी में रहना पड़ेगा। अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते हरीश अब काफी परेशान हो चुका था और उसने मुंबई जाने का मन बना लिया था। वो 2 दिन बाद ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गया। माँ, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, हम क्यों नहीं गए उनके साथ? बिटिया, तुम्हारे बाबा वहां काम के लिए गए हैं और वो आते रहेंगे ना बीच बीच में हमसे मिलने। चलो अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए, लेकिन हरीश अब तक घर नहीं आया था। एक दिन, माँ जी, घर में सारा राशन खत्म हो चुका है, लाला भी उधार देने से मना कर रहा है, शहर से उनकी भी कोई खबर नहीं आई। हाँ बहू, हरीश ने तो कहा था कि वो मोहन के फोन पर बात करके बताएगा, लेकिन उसका अभी तक कोई फोन नहीं आया। हो सकता है वो काम में व्यस्त होंगे, इसलिए उन्होंने फोन नहीं किया। हाँ, हो सकता है। अच्छा बहू, तू एक काम कर, तू मोहन से कुछ पैसे उधार लेकर राशन ले आ। जब हरीश शहर से पैसे लेकर लौटेगा तो हम उसके पैसे लौटा देंगे। हेमलता हरीश के दोस्त मोहन से कुछ पैसे उधार लेती है और उससे राशन ले आती है। उसके बाद सब हर दिन हरीश का इंतजार करने लगे। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया, लेकिन हरीश की कोई खबर नहीं आई। हेमलता को अब हरीश की चिंता सताने लगी। माँ जी, उनको गए हुए 3 महीने हो चुके हैं, काफी दिनों से उनकी कोई खबर भी नहीं आई। चलिए ना, हम ही शहर जाकर उन्हें देख आते हैं। लेकिन बहू, तू तो जानती है ना, शहर जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास सोने की अंगूठी रखी है जो शादी में मिली थी, हम उसी को बेचकर शहर चले जाएंगे। हेमलता अपनी सोने की अंगूठी बेचकर सबके साथ शहर चली जाती है, लेकिन मुंबई शहर उनके लिए एकदम अनजान था। तभी वो तीनों जुहू बीच पे पहुंचती हैं, जहां कई सारी खाने पीने की दुकान और भी तरह तरह की दुकानें थी। माँ, बहुत भूख लगी है, वो देखो सामने चाट वाला है, मुझे चाट खानी है। माँ, ये चाट की प्लेट कितने की है भैया जी? 50 रुपए। क्या, इतनी महंगी? लेकिन अपने गांव में 10 रुपए की प्लेट मिल जाती है चाट की। अरे अम्मा, वो गांव है और ये शहर, और जिस शहर में आप खड़े हो ना, वो मुंबई शहर है। गांव में और शहर में बहुत फर्क होता है। लेकिन माँ, मुझे चाट खानी है। माँ जी, 1 प्लेट ले लेते हैं, उसी में से सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हेमलता 1 प्लेट ले लेती है, जिसमें से वो सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। छी, कितनी बेकार चाट है, ये तो बेकार में 50 रुपए फूके। ऐसी खराब चाट बेचकर लोगों को उल्लू बनाकर अच्छे खासे पैसे लूट रहा है ये। तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर जैसे तैसे वो एक बूथ पर जाकर उस नंबर पर फोन मिलाते हैं, जिसे हरीश मोहन के फोन पर करता था। 3-4 बार बजने के बाद सुरेश से उनकी बात होती है। वो एक आदमी से उस जगह का पता पूछकर सुरेश को वहां बुलाते हैं। वहां पहुंचकर सुरेश उन्हें अपने कमरे पर ले जाता है, जहां हरीश नीचे जमीन पर लेटा हुआ था और उसका एक पैर कटा हुआ था। ये देख वो तीनों डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया आपके पैर को? बेटा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? माँ, वो मैं यहाँ कारखाने में काम कर रहा था, तभी काम करते करते एक दिन मेरे साथ ये हादसा हो गया। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। कैसे बताता, मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था। और इस पागल ने तो मुझे भी आप लोगों को कुछ बताने से मना किया था। ये तो आश्रम में जाने की बात कर रहा था। अब वो तो अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ पर आ गए। मेरे बच्चे, भला कोई अपने परिवार पर बोझ होता है क्या? मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए आश्रम में जाकर रहने की सोच रहा था। आप हम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं है और आपको आश्रम में जाकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ताउम्र मेहनत करूंगी, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। चलिए अब अपने गांव वापस चलते हैं। भाभी, आप अभी अभी तो मुंबई शहर आए हैं, न जाने फिर कब आना हो। आप कुछ दिन यहीं रुकिए, मैं आपको मुंबई शहर घुमाता हूँ। सुरेश के बार बार कहने पर वो कुछ दिन वहीं रुक जाते हैं। शाम को सुरेश चाट बनाने का सामान लाता है। हेमलता भाभी, आपको याद है, आपने एक बार हरीश के जन्मदिन पर मुझे चाट बनाकर खिलाई थी।
बड़ा मन है आपके हाथ की चाट खाने का। आप बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुरेश भाई, ये भी कोई कहने की बात है। लाइए मैं बना देती हूँ चाट। हेमलता चाट बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे खाते ही सब अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। वाह भाभी, ऐसी चाट खाने के लिए तो मैं कब से तरस रहा था, लेकिन सच कहूं तो ये उस दिन से भी बहुत अच्छी बनी है। हाँ सच में हेमलता, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। इसे कहते हैं चाट। चाट नहीं माँ जी, चटोरी चाट। बचपन में अपनी एक सहेली की माँ से सीखी थी। वाह वाह, ये है स्वादिष्ट चाट। और एक उस आदमी की चाट थी जो कहीं से भी खाने में चाट लग ही नहीं रही थी। कौन सी चाट माँ? रत्ना उन्हें उस 50 रुपए वाली चाट की बात बताती है। भाभी जी, मुंबई शहर तो चाट के लिए ही जाना जाता है। आप जुहू बीच पर अपनी चाट बनाकर बेचिए ना। आप तो इतनी अच्छी चाट बनाती हो, मुंबई शहर में आपकी चाट खूब बिकेगी। हाँ, आप अच्छी कमाई करोगी। लेकिन जिसके पास चाट का सामान खरीदने तक के भी पैसे ना हो, वो भला चाट की दुकान कैसे खोलेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। चाट के सामान के लिए कुछ पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा। जब काम चल पड़े तो तब लौटा देना, और दुकान की जगह मैं आपके लिए पुराने ठेले का इंतजाम कर दूंगा। हाँ हेमलता, ये सही कह रहा है। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत चटोरे हैं, उन्हें तुम्हारी ये चाट जरूर पसंद आएगी। सबको ये बात ठीक लगती है। 2 दिन बाद सुरेश सारा इंतजाम कर देता है और हेमलता उसमें चाट बनाकर जुहू बीच पर लगा लेती है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगती है। चटोरी चाट का नाम पढ़कर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। चटोरी चाट? ये चाट का नाम तो पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट देना। कितने की है ये प्लेट? जी 30 रुपए। कुछ ही देर में और लोग भी उसके पास आ जाते हैं। इतनी स्वादिष्ट चाट खाकर सभी ग्राहक हैरान रह जाते हैं। वाह, क्या लाजवाब स्वाद है इस चाट में। ऊपर से मुंबई शहर में इतने कम दाम में इतनी लाजवाब चाट। अमेजिंग। लेकिन तभी 2 पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। चल हटा यहाँ से अपना ठेला, चल आगे निकल चल। इसी तरह कोई भी उन्हें ठेला लगाने ही नहीं देता। वो जहां भी जाते सब उन्हें अपनी दुकान के आगे से भगा देते। उन्होंने घर आकर ये बात सुरेश को बताई। ठेला लगाने के लिए यहाँ पुलिस वालों को कमीशन देना पड़ती है, और सभी दुकानदारों का कारोबार जमा हुआ है, इसीलिए वो किसी को भी यहाँ ठेला लगाने ही नहीं देते। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। रत्ना टोकरी उठाकर लाती है। अब से हम सास बहू इस पर अपनी चाट बेचेंगे। अगले दिन से ये दोनों सास बहू जुहू बीच पर घूम घूम कर चाट बेचने लगती हैं। उनकी चाट का स्वाद तो ग्राहकों के मुंह में लग ही गया था, इसलिए उन्हें देखते ही ग्राहक खुद पर खुद उनके पास आने लगे और अब उनकी खूब कमाई होने लगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।